हमारे देश में काफी हिंदुओं राजाओं ने राज किया, मगर जो अंतिम हिंदू राजा थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। नमस्कार, आज से मैं शुरू करने वाली हूँ एक नया भाग और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे उनके बाल जीवन के बारे में। पृथ्वीराज का जन्म प्रसिद्ध चौहान वंश में विक्रम संवत 1115 वैशाख बदी 2 गुरुवार को दिल्ली नरेश अनंगपाल तोमर की कन्या कमलावती के गर्भ से हुआ था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी चौहान की राजधानी अजमेर थी। उस समय अजमेर अपने वैभव, कीर्ति तथा सुशासन के कारण पवित्र हो रहा था। जिस समय दिल्ली के राजा अनंगपाल और कामधर राज्य में लड़ाई होने का अवसर आया और कन्नौज के राजा विजयपाल ने कामधर राज्य को सहायता देने का वचन दिया। उस समय अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान की वीरता, युद्ध में निपुणता और साहस की कहानी सुनकर अनंगपाल जी ने उन्हें सहायता देने के लिए सादर बुलाया और सोमेश्वर जी ने भी शत्रु पक्ष को पराजित करने में ऐसी वीरता दिखाई कि दिल्ली के राजा अनंगपाल ने उनके गुणों पर मुग्ध होकर अपनी कन्या कमलावती का विवाह उनसे कर दिया। पृथ्वीराज इन्हीं कमलावती और सोमेश्वर जी के वीर पुत्र थे। यह लगभग 800 वर्ष पहले की कहानी है। हालांकि महाभारत के बाद से भारत की दुर्दशा होती चली गई, फिर भी उस समय तक भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त नहीं हुआ था। फूट, स्त्रियों के लिए कलह, बात बात पर झूठा अभिमान दिखाना आदि दुर्गुणों देश के रक्षक क्षत्रिय जाति में भर गए थे और उसी का यह परिणाम था कि विदेशी जातियां हमेशा आक्रमण करके इस देश को लूटने के लिए ताक लगाए रहती थी और कमधर राय तथा अनंगपाल का युद्ध भी इसी जिद का ही एक नमूना था। चौहान वंश कब स्थापित हुआ, इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु चंदवरदायी मत के अनुसार चौहान या चौहान जी दानवों के नाश के लिए किए हुए एक यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे। इनकी पीढ़ी में बीसन देव जी या विशाल देव जी हुए। बीसल देव जी के शासन में भी अजमेर में उपद्रवों के अलावा और कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि बीसल देव बहुत विषयी थे और जिस राजा में यह दुर्गुण हो उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। बीसल देव जी के पुत्र सारंग देव और सारंग देव के बाद आना राजा हुए। अजमेर का प्रसिद्ध आना सागर इन्होंने बनवाया था। इनके समय की कोई भी घटना पृथ्वीराज से संबंध नहीं रखती। आना के जयसिंह हुए और इन्हीं जयसिंह के पुत्र पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। पृथ्वीराज के बचपन की कोई विशेष बात पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की हुई थी। उस समय के दूसरे राजकुमारों के चरित्र तथा उनके विचार और कामों का मनन करने से इतना जरूर पता चल जाता है कि उस समय शिक्षा की प्रथा बहुत कम हो गई थी। ना तो उस समय राजा भोज के समय जैसे प्रतिभाशाली नवरत्न ही थे और ना ही विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त के समय के समान विद्वान पंडित ही उन राज दरबारों में शोभा बढ़ाते थे, बल्कि विद्वानों में यदि किसी की गणना थी तो इन भट्ट कवियों की। ये कवि वास्तव में उस समय अपनी ओजस्विनी कविताओं द्वारा समाज का मत बदल देते थे और जिस ओर चाहते थे उस ओर राजा की बुद्धि को भी फेर देते थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा का प्रभाव राजा पर बहुत अधिक रहता था। कभी कभी तो ये वास्तव में अलौकिक काम करके दिखाते थे। उस समय राजा के आनंद करना तथा जरूरत पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाना ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। जरा सरा सी बात में झगड़ा खड़ा हो जाता था। ऐसी अवस्था में राजकुमारों की शिक्षा की और कितना ध्यान दिया जाता होगा।
इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, सामरिक शिक्षा की ओर जरूर ध्यान दिया जाता था और यही कारण था कि विशेषकर क्षत्रिय समाज वीरता से परिपूर्ण दिखाई देता था। इसलिए हमारे क्षत्रिय वीर पृथ्वीराज का भी धनुर्विद्या में निपुण होना, शब्द भेदी बाण मारने में दक्ष होना और भाला तथा अस्त्र में सिद्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शुरू से ही पृथ्वीराज में होनहार होने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। 13 वर्ष की उम्र में ही वे एक प्रकार से युद्ध विद्या में पारंगत हो गए थे। इनके गुरु का नाम श्री राम था। श्री राम से इन्होंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वीराज के बचपन में निठुर राय, जैत सिंह, कविचंद, हरि सिंह, पूजन राय, सारंग राव, कन्हैया राय, कैमाश साखुली राय आदि 36 सामंतों के साथ हमेशा वीरता के ही खेल खेला करते थे। किसी दिन किसी टीले को कोई गढ़ मानकर इनके दल के कुछ मनुष्य उसकी रक्षा करते थे और कुछ उसे जीतने की कोशिश करते थे। यही उनका खेल था। इसके बाद शिकार और फिर युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखाना, इसी ढंग की पृथ्वीराज को शिक्षा हुई थी। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी जैसे वीर थे वैसे ही राजनीति विशारद भी थे। हालांकि उनकी राजधानी अजमेर थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार इतना फैला दिया था कि उनकी सीमा गुजरात में जाकर मिल गई थी। बहुत सारे छोटे छोटे सामंतों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु गुजरात के राजा भोलाराय भीमदेव सोलंकी को उनके राज्य का यह विस्तार अच्छा नहीं लगा था। एक तो पहले से ही इन दोनों राजाओं में आपस की अनबन चल रही थी। अब इस राज्य विस्तार ने ईर्ष्या की आग में और भी घी का काम किया। इसके बाद पृथ्वीराज की वीरता का समाचार जब भीमदेव के कानों में पहुंचा, तब वह और भी जल भुन गया। पृथ्वीराज शिकार खेलते खेलते कभी कभी गुजरात की सीमा तक पहुंच जाते थे। उसने अपने जासूसों को पृथ्वीराज को पकड़ लेने की आज्ञा भी दे रखी थी, परंतु सौभाग्यवश वे उन लोगों के हाथ में नहीं पड़कर हमेशा ही बच निकले थे। इस समय पृथ्वीराज की उम्र 13 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए उनके पिता ने राजकाय की शिक्षा देने के लिए उन्हें युवराज का पद दिया। अपने युवराज काल में ही पृथ्वीराज ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का बहुत परिचय दे दिया था। उस समय भी भारत की सुख समृद्धि पर विदेशियों की नजर लगी थी। विदेशी तथा सीमा के प्रांतों के राजा अपने आदमियों को व्यापारी, साधु, फकीर आदि के रूपों में भेजकर भारतीय राजाओं के राज्य की हालत जानने की लगातार कोशिश किया करते थे। इसी तरह अजमेर में रोशन अली नाम का एक फकीर जनता को धोखा देकर धन जमा करने के साथ ही राज्य के गुप्त भेद भी इकट्ठा कर रहा था। पहले तो पृथ्वीराज ने अपने सामंत चामुंडा राय को भेजकर उसे समझा बुझाकर वापस भेजना चाहा, परंतु जब वह नहीं माना तब पृथ्वीराज ने उसकी उंगलियां कटवाकर उसे देश से निकाल दिया। रोशन अली ने अरब के सरदार मीर के पास जाकर पृथ्वीराज की बहुत बुराई की, परंतु उत्तेजित होने पर भी सेना के अभाव के कारण मीर लड़ाई ना कर छेड़े। व्यापारी के वेश में घोड़े बेचने के बहाने अन्य सरदारों के साथ अजमेर आया। पृथ्वीराज ने एक बढ़िया घोड़ा भी खरीद लिया। किंवदंती है कि जिस दिन वह घोड़ा लिया गया उस दिन अजमेर में भयानक भूकंप आया और तारागढ़ का प्रसिद्ध किला जमीन में कुछ धंस गया। मीर ने इस हलचल में अपना कुछ काम निकालना चाहा। उसने नगर में लूटपाट मचा दी, परंतु पृथ्वीराज तथा राजपूत वीरों ने इस तरह उसे रौंदा कि वह बहुत कम मनुष्यों को साथ लेकर किसी तरह जान बचाकर भागा। इस तरह पृथ्वीराज का बचपन समाप्त हुआ। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे भीमदेव के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह भाग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें और
पृथ्वीराज के बारे में आगे और जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।